नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, आज सब लोगों को आपको इन्फॉर्मेशन देकर आज ये लाइव सेशन किया गया है। टैगलाइन में एक दिन से हम लोगों ने टाइमिंग और जो विषय हम लेने वाले इस बारे में हमने डाल दिया था। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को आज बहुत बड़ी एक खबर है उसके लिए अभिनंदन करना चाहती हूँ, आपका शुभकामनाएं भी आपको देना चाहती हूँ कि आज हमारे जो केंद्रीय आरोग्य मंत्री है हर्षवर्धन जी, आज उन्होंने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ चेयरमैन का उन्होंने पदभार आज संभाला है। ये हमारे लिए एज अ इंडियन बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। एक भारतीय होने के नाते आज इस विषय में मेरा मन जो है बहुत ही गर्व से आज फूल गया है। एक प्रसन्नता चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें बाहर के लोगों को बहुत कम रिप्रेजेंटेशन मिला है, बट आज हम में से एक हमारे जो आरोग्य मंत्री है केंद्रीय, वो आज वहाँ पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन आज बनने गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि इसके जो रेपरकशंस है, इसके जो इफेक्ट्स है, वो भारत के लिए और खास करके एशियन कंट्रीज़ के लिए बहुत ही पॉजिटिव माने जाएंगे। दोस्तों, आज का ये जो लाइव सेशन है ये करने के लिए मुझे खास रिक्वेस्ट की गई थी। कुछ खास लोग हैं जिन्होंने कुछ दिनों से वो मुझे कंटिन्यू इस विषय को लेकर बात करने के लिए उन्होंने मुझसे अनुरोध किया था, पर किसी भी विषय को तुरंत आया वैसे तुरंत आकर लाइव में बात करना ये मेरा तरीका नहीं है। तो लगभग 5 दिन इस पर स्टडी करने के बाद, पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आज मैं लाइव आई हूँ। विषय आपने पढ़ा है, फिर से बताती हूँ कि कल्याण डोंबिवली महानगर कॉरपोरेशन यहाँ पर जो भी कोविड-19 के कोरोना वायरस के जो पेशेंट है, तो वो किसी भी कार्ड के राशन कार्ड वाले हो तो उनका क्या इलाज किया जा रहा है या उनको क्या चार्जेस, क्या बिल उनके लिए जा रहे हैं, इस बारे में ये है। क्योंकि क्या हुआ, इसमें 2-3 चीज़ें खास हुई है कि जो जिनका पीला कार्ड है, जिनका केसरी कार्ड है, उनको गवर्नमेंट संभाल रही है और संभालना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन लोगों के लिए खास तौर पर जो अरेंजमेंट किए गए एकदम मिनिमम जो रेट्स वगैरह जो है, और उनको तो शायद सभी चीज़ें जो है वो मुफ्त दी जा रही है, मुफ्त दी जा रही है, ये सही भी है। लेकिन जो बाकी के जो है जितने भी लोग जिनको निम्न मध्यम वर्गीय आप बोल सकते हैं, मध्यम वर्गीय बोल सकते हैं, ऊंचे मध्यम वर्ग वाले बोल सकते हैं, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड अपर मिडिल क्लास जो स्टेटा से लोग आते हैं, तो उनके लिए जो बिल्स के जो अरेंजमेंट किए गए उस बारे में ये बात करने हम आए हैं। क्या हुआ, जैसे ही ये टैगलाइन मैंने पोस्ट की उसी के साथ साथ जैसे KDMC से तो बहुत लोगों ने इस बारे में बात करना चालू कर दिया, साथ ही साथ थाना जिला से, मुंबई से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, आसाम से, केरला से, अलग अलग स्टेट से, आंध्रा, तेलंगाना, जितने भी मेरे जान पहचान के लोग हैं उन्होंने बोला कि ये समस्या जो है वो खास आपके इलाके की समस्या नहीं है, ये जो समस्या है वो सभी इलाकों के लिए है, पूरे भारतवर्ष में ये समस्या है, तो इस बारे में आप कलेक्टिव रूप से बात करिए। तो मैंने बोला ठीक है। मैं खास धन्यवाद यहाँ पर देना चाहती हूँ अविनाश कार जी का, जिन्होंने मुझे इस विषय को लेने के लिए प्रोत्साहन उन्होंने दिया है मुझे। साथ ही अविनाश कार और उसी की तरह और भी कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता है, विचारवंत है, जिन्होंने इस मैटर को रिलेटेड जो भी उनकी फीलिंग्स थी, जो भी उनके अनुभव थे, जो भी प्रशासन के साथ उनका पत्र व्यवहार हुआ, वो सारी जानकारी, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन मुझे भेजा। मेरी टीम ने भी लगभग 5 दिन इसके ऊपर पूरा रिसर्च करके कि स्थिति क्या है, तो स्थिति KDMC में क्या है, स्थिति थाना जिला में क्या है, फिर बम्बई में क्या है, उसी के साथ साथ देश के अलग अलग कोनों में इसकी स्थिति क्या है, इस बारे में हमने पूरा स्टडी किया। साथ ही जो लोग फॉरेन से यहाँ पर आ रहे हैं, परदेश से, तो उनके लिए भी क्या चार्जेस फिक्स किए गए, इस बारे में पूरा स्टडी हमने किया है। दोस्तों, एक मैं पहले आपको सुनाना चाह रही हूँ, हमारे महाराष्ट्र के राज्य मंत्री, आरोग्य मंत्री जो है राजेश टोपे जी, उन्होंने 1 मई यानी महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर एक ट्वीट उन्होंने किया एट हिज हैंडल @rajesh-tope11। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील 100% जनतेला मोफत आरोग्य उपचार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
आज महाराष्ट्र दिनी जाहीर झालेला आहे. राज्यातील नागरिकांना मोफत व कॅशलेस विमा संरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य. #कोरोना व्हायरस अपडेट #मीच माझा रक्षक. छान कल्पना आहे आणि बरं वाटलं. ये जो ट्वीट है वो इतना रीट्वीट हुआ कि सभी लोग खुश हो गए कि कोरोना वायरस का जो इलाज है वो मुफ्त में होगा. वो आप कोई भी सोशल स्टेटस से हो, आपके पास पीला कार्ड हो, आपके पास केसरी कार्ड हो, आपके पास सफ़ेद कार्ड हो, आपके पास कोई भी कार्ड हो, तो ये फ्री में आपका इलाज हो जाएगा. इस आशा में हम लोग थे कि चलो घर में बैठे हैं सभी लोग. लगभग 3 महीने से किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, किसी को हाथ में खर्चे के लिए भी पैसे आजकल मुश्किल है. और ऐसे स्थिति में अरे हमारा जो सरकार है, हमारा जो राज्य सरकार है, वो हमारी पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा रहा है. इस बात को सोचकर हम लोग खुश हुए. लेकिन कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के वेबसाइट पर उन्होंने 2 सूचना उन्होंने अधिकृत रूप से उन्होंने दी. ये जो नोटिस उन्होंने दिया है, ये इसका संदर्भ जो है 11 मई का है और फिर इसको 15 मई को इन्होंने पब्लिश करके दिया है. इसमें उन्होंने जो चार्जेस जो लगाए जाने उसके बारे में दिया है. तो अभी हम इसमें पीला और केसरी कार्ड जिनका है राशन कार्ड, उनके बारे में नहीं बात करते क्योंकि उनको मुफ्त सुविधा की उन्होंने बात की है और नॉमिनल जो चार्जेस है उस बारे में बात की है. बाकी सब लोगों के लिए जो चार्ज हुआ है उसके बारे में बात करना चाह रही हूँ मैं कि अगर आपके पास पीला और केसरी कार्ड नहीं है और आप यहाँ के जो भी हॉस्पिटल्स है, जैसे कि होली क्रॉस हॉस्पिटल हो गया, बाज RR हॉस्पिटल हो गया, देन नियॉन हॉस्पिटल हो गया, जो भी हॉस्पिटल यहाँ पर बताए गए, तो वहाँ पर आपको क्या चार्जेस होंगे. एक तो टाटा आमंत्रण में आप सभी को वहाँ पर जो भी वहाँ पर होंगे उनको डेली 500 रुपीज़ का चार्जेस बोला गया है. बट वहाँ से अगर आप फर्दर ट्रीटमेंट के लिए दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हो, जो कि आप जाओगे ही, जैसे जैसे सिम्टम आपके बढ़ेंगे या जैसे जैसे आपका क्रिटिकल कंडीशन होगा तो आप अलग चीज़ों के लिए जाओगे. तो अगर आप जनरल वार्ड में जा रहे हो कहीं भी इन हॉस्पिटल्स में, तो जनरल वार्ड जो है, बेसिक जनरल वार्ड जो है, उसका जो खर्चा है वो प्रतिदिन आपका 2800 रुपये होगा. अगर ट्विन शेयरिंग रूम यानी एक रूम में अगर 2 लोग रह रहे हैं तो उसका जो है 3200 रुपया बताया गया है. अगर आप सिंगल रूम ले रहे हो तो 3800 रुपये आपसे प्रतिदिन लिया जाएगा. और आपको तो मालूम है कि कोरोना वायरस जो है कम से कम 14 डेज का ट्रीटमेंट आपका हुआ. अगर आप ICU में जा रहे हैं तो आपका पर डे 5000 रुपीज़ लगेगा, 5000 रुपये. ICU में आप जा रहे हो और आपको वेंटिलेटर भी अगर यूज़ करना है तो वेंटिलेटर का अलग से आपको 2000 रुपया देना है. तो ये चार्जेस है. तो एक अंदाज लीजिए ना कि अगर आप एक पेशेंट है जो ICU में हो और वेंटिलेटर आपका यूज़ हो रहा है, दिन का 7000 आपका लग रहा है. ये 7000 रुपये में आप इंटू 14 अब कर दो, लगभग 1 लाख रुपये आपका हो गया है. लेकिन इस चार्जेस में आपको समझने वाली बात ये है कि ये सिर्फ जो है वो आपका जो बेड है, जो आपका रूम है, जो आपका वेंटिलेटर, उतना ही खर्चा इसमें आया है. मेडिसिन का जो भी खर्चा आएगा वो आपका अलग से आएगा. बाकी जो भी चीज़ें है, रजिस्ट्रेशन फीस है, छोटी छोटी और भी उन्होंने बाइफर्केशन दिया है तो वो भी उन्होंने दिया है. वो लगभग आपका खर्चा जो है लगभग 2.5 लाख 2 से 3 लाख के दरमियान. अगर उसमें आपको और कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो फिर ये बिल आपका बढ़ेगा. तो मैं चाह रही थी किसी भी तरह कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल का एक बिल लेकर भी अपन देख लेते भी इसमें क्या बाइफर्केशन हो रहा. व्हाट्सएप में कई ग्रुप्स में आप देख रहे हैं कि वेदांत हॉस्पिटल जो है थाना कासरवडेवली का, वहाँ का एक तेजिंदर भुल्लर करके पेशेंट है, उनका आइसोलेशन बेड जो है उसका एक बिल जो है वो सब जगह व्हाट्सएप में घूम रहा है. मुझे भी वहीं से मिला है, पर मेरी टीम से मैंने इसको क्रॉस चेक करने की कोशिश की कि सिमिलर रेट है क्या सब जगह. ये मैंने कोशिश की एटलीस्ट. तेजिंदर भुल्लर जो है ये एजेड पेशेंट नहीं है, सिर्फ इनकी 36 ईयर्स की एज है. डॉक्टर राहुल तुल्ले ने जो है इनका इलाज किया है वहाँ पर. तो यहाँ पर इनके जो बिल है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1000 रुपया इनको लग गया. कंसल्टेशन यानी डॉक्टर का जो विजिट है वो पर डे 1200 के हिसाब से उनको 16800 रुपये लग गए. इन्वेस्टिगेशन यानी पैथोलॉजी के जो चार्जेस है, जो भी लैब टेस्ट है, तो उसका लगभग 37,615 37,615 रुपये ये उनको लग गए. इसके अलावा सिर्फ आइसोलेशन बेड और कोविड केयर चार्जेस, ये टोटल जो है उनको लगभग 98,000 रुपीज़, लगभग 1 लाख रुपये उनको लग गया.
इसके बाद मेडिसिन का उनको लगाया गया, उसमें बाइफर्केशन नहीं दिया गया कि क्या मेडिसिन यूज़ हुआ है, लेकिन लगभग 1,14,415 रुपये। टोटल बिल जो इनका है वो 2,67,830, 2,67,830 ये बिल इनका लगा है 14 डेज का। ये बिल देख के कोई भी सामान्य आदमी जो है ना वो डर जाएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि पीले और केसरी कार्ड का क्या है, बिलो 50,000 जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिलो इनकम लेवल है जो है उनका है। वाइट कार्ड में आप समझ सकते हैं कि 60,000 के ऊपर जिसका भी हो सारे वाइट कार्ड में आ गए। अभी इन सब ये वो सब लोग हैं जो मिडिल इनकम ग्रुप जो है, मिडिल ग्रुप जो है उनके उसमें आ गए सारे, मध्यम वर्गीय जिसको बोलते हैं। आज ये लगभग 3 महीने से घर में बैठे, इनमें से हज़ारों लोगों की नौकरियां चली गई। हज़ारों लोग इनमें से ऐसे कि जिनको आगे नौकरी मिलेगी कि नहीं ये भी गारंटी नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में ये जो फिगर्स है, ये जो बिल्स है, तो ये एकदम धक्का देने वाली जो बात बोलते हैं जिसको। और लगभग मेरा ये अंदाज़ है, मैंने 2-3 अपने डॉक्टर मित्र जो है उनसे भी मैंने पूछा कि यार कौन से ट्रीटमेंट में तुमको लगभग 3 लाख रुपये का खर्चा आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हार्ट पेशेंट जो है, जिनको हार्ट अटैक आता है, जिनको हार्ट ब्लॉकेज होता है, जिनको स्टेंट डालना है, तो उनका लगभग 2.5-3 इस तरह का जो एक ब्लॉकेज जो रहेगा तो उसका आता है। अभी इतना बिल अगर जो सुनेंगे तो जो हेल्दी जो लोग होंगे तो उनको भी हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा मैं समझ रही हूँ। और फिर ऐसे सिचुएशन में पैसे कहाँ से लाए जाएंगे, ये विचार करने वाला एक विषय है। और मैंने लगभग सभी स्टेट से जानकारी ली कि क्या खर्चा आपको आ रहा है, तो सभी स्टेट्स में सिमिलर खर्चा जो है सभी को आ रहा है। मतलब अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, आप सीरियस हो या मॉडरेट भी आपके सिम्टम है, तो आपको लगभग 2 लाख 3 लाख जो भी जैसा है वैसा आपको लग रहा है। तो ये टाइम में जहाँ पर मैं समझ इस देश के बारे में एक बताना चाह रही हूँ मैं आपको कि फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, आपको तो पता ही है। और उनके लिए हर चीज़ के लिए लोन उनको मिलते हैं, उनको आज की तारीख में भी उनको अकाउंट में पैसे दिए जाने की बात हुई है, सब कुछ हो रहा है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन आप ये एक विषय भी सोचिए कि आज की तारीख में जिसको 2 पैसे इनकम हो रहा है तो वो कौन है? फार्मर जो है उसको आज इनकम हो रहा है, थोड़ा हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा, जो भी है, क्योंकि सब्जियां हम ले रहे, खाने पीने की सामग्री हम ले रहे, जो भी दूध है, जो भी चीज़ें हम लोगों को डेली रोज़मर्रा में काम लग रही है वो हम सारा ले रहे हैं। हमारे लाइव सेशन में डॉक्टर फैज़ान ने लिखा है यहाँ पर कि टाइफॉइड मलेरिया जैसी डिजीज़ में भी मुश्किल से 3,000 रुपये की मेडिसिन यूज़ होती है और बिल लाखों के बनते हैं। अच्छा सुझाव है, जितने लोगों को जो भी सुझाव देना है, ओपिनियन देना है, अपने व्यूज़ देने हैं, क्वेश्चंस देने हैं, आप इसमें डालिए, क्योंकि सभी इसको देख रहे हैं और कलेक्टिवली वन कैन वर्क ऑन दिस। फार्मर्स का जो है इनकम थोड़ा बहुत उनका चल रहा है। मिडिल क्लास जो लोग हैं वो घर में बैठे, जिनका समझो इनकम मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक है, उनको सबको मैं मिडिल क्लास समझती हूँ, या मिडिल क्लास में उनको समझना चाहिए, क्योंकि इन सभी लोगों ने लोन पे घर लिए हुए, उनके घरों में मैक्सिमम चीज़ें उन्होंने लोन में ली है, क्योंकि उनको सैलरीड पर्सन है तो मिलता भी है, इनकम टैक्स के हिसाब से भी लेना ज़रूरी है। तो ऐसे सब लोगों के लिए गवर्नमेंट ने अपने आर्थिक जो योजना है उसमें क्या किया है? कुछ भी नहीं। मैं हज़ारों लोगों को जानती हूँ जो परेशान हो गए। हमारे जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत ही अच्छा एक पैकेज जो है इकोनॉमिक रेस्टोरेशन के हिसाब से या इस देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के हिसाब से पहले 20 लाख करोड़ का एक फिगर हमको बताया गया कि इतना हम डाल रहे हैं इकोनॉमी में कि जिससे ये उठ जाना चाहिए। फिर बोला गया कि नहीं यार 20 लाख ने, हमने तो लगभग 21 लाख करोड़ रुपए जो है इकोनॉमी को उठाने के लिए हमने डाले। मैं समझती हूँ कि इस देश का जो मिडिल क्लास जो वर्ग है, मध्यम वर्ग जो है, वो इस देश का बैकबोन है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आईटी फाइल करते हैं, ये वो सारे लोग हैं जो तुम्हारा टैक्स भरते हैं, ये वो सारे लोग हैं जो कंटिन्यू 30 साल 35 साल सर्विस करते हैं, उनका जो भी इनकम आता है उससे हर चीज़ की टैक्सेस होती है। लोन पे इन्होंने घर लिए होते हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्सेस भी भरी होती है।
मैक्सिमम टैक्सेस का भार जो है इन्होंने उठाया होता है। तो इतना बड़ा पैकेज जब आपने दिया है तो उसने अपने गरीबों को ध्यान में रखा है, उसमें अपने फार्मर्स को भी ध्यान में रख लिया, उसमें आपने इंडस्ट्रीज जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इन सब के बारे में भी आपने विचार किया। लेकिन आपने दो चीज़ों के बारे में विचार नहीं किया। एक तो जो मिडिल क्लास जो लोग हैं हमारे, उनके लिए आपने क्या किया है? आप तो जानते हो इनको तो ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब ने आईटी फाइल की हुई है बाकायदा, एकदम एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स दे फाइल दिया आईटी डिपार्टमेंट में आपको उनकी पूरी डेटा मिलेगी, साथ ही उनके एड्रेस मिल जाएंगे, उनके अकाउंट नंबर्स मिल जाएंगे, सब कुछ। अरे जैसे फार्मर्स को आप दे रहे हो कुछ, तो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके अकाउंट में भी डाल दीजिए 10-10 हज़ार रुपये एटलीस्ट, क्योंकि उन्होंने वो लेवल के प्रॉपर्टी टैक्सेस भरे हैं, उन्होंने उसी लेवल के बड़े बड़े टैक्सेस भरे हैं, तो उनको भी कुछ सांस लेने के लिए कुछ, उनको भी एक बूस्ट आपको देना ज़रूरी है। दूसरा जो है, इस देश में आज की तारीख में मैंने कल ऑब्ज़र्व किया, कल मैंने बहुत सारे स्टडी, हमने पूरे डॉक्यूमेंट स्टडी कर लिए कि अलग अलग कंट्रीज़ में क्या रेशो में पेशेंट्स हैं, कौन सा कंट्री किस नंबर पे है, ये भी हमने चेक किया है। सब हमने चेक करने के बाद हमको पता चला कि अमेरिका इज़ द नंबर 1 कंट्री। आज की तारीख में अमेरिका जो है 1 नंबर पे है कोरोना वायरस पेशेंट्स के मामले में। रशिया 2 नंबर पे, XYZ ऐसा करते करते हमारा जो नंबर है वो आज 12-11 के नंबर पे हम लोग थे, एंड नीचे जाते जाते 20-21 नंबर पे अलग अलग कंट्री से। तो ये होते समय हमारे पास अमेरिका में टोटल आज की तारीख में 14-15 लाख केसेस है। हमारे देश में टोटल आज की तारीख में जो केस है वो सिर्फ 1 लाख है, ओनली 1 लाख। 1 लाख केस में से जो फिगर्स जो नॉर्मली सब जगह फ्लोट हो रहे हैं, उसमें से 30,000 जो है, 30,000 से 35,000 जो है वो ठीक होकर घर चले गए। फिर भी अगर आप एस्यूम करते हो कि अगर हमारे देश में 1 लाख पेशेंट्स आज है, तो अगर एक पेशेंट का मिनिमम ट्रीटमेंट, उसमें भी वो जो आपके पीले कार्ड है, केसरी कार्ड है, वो आप अलग निकालोगे अगर, या नहीं भी निकाल रहे हो तो उनको भी बेस्ट ट्रीटमेंट दीजिए, उनको भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मत भेजिए, उनको भी बेस्ट ट्रीटमेंट दीजिए जो बाकी सबको मिल रहा है। तो अगर एक पेशेंट का हम 2 लाख रुपया अगर एस्यूम कर रहे हैं टोटल खर्चा, तो आपके 1 लाख पेशेंट्स का कितना खर्चा होता है, कैलकुलेट कीजिए। 1 लाख पेशेंट्स का टोटल जो खर्चा है वो लगभग मेरे हिसाब से 2000 करोड़ इतना होता है। 2000 करोड़ अगर इनका हॉस्पिटल का खर्चा है, समझो अगर ये पेशेंट आज 1 लाख है, हम ये सोच रहे हैं कि ये बढ़ रहे हैं, तो 1 लाख से अगर ये समझो 2 लाख पेशेंट हो रहे हैं, तो आपका टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 4000 करोड़, या समझिए कि 5000 करोड़। तो ये तो बहुत छोटा अमाउंट है। अगर आपने 21 लाख करोड़ रुपए जो दिए हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तो उस 21 लाख करोड़ में क्या आप 5000 करोड़ इन पेशेंट्स के लिए नहीं दे सकते? सिर्फ 5000 करोड़ जो है, और मैं जो हमारा राज्य जो शासन है, प्रशासन है राज्य का, CM उद्धव ठाकरे जी से भी मैं बोलूँगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी मैं ये बोलूँगी, ये निवेदन करूँगी मैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो है उनसे भी मैं इस बारे में विचार करने के लिए एक निवेदन करना चाहती हूँ कि हम अपने देश में 1 लाख पेशेंट के लिए, या अगर समझो ये बढ़कर आज से 1 महीने के बाद 2 लाख होते, तो 5000 करोड़ रुपए हम नहीं दे सकते क्या? हम दे सकते हैं। तो और ये जो अमाउंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट पे ये प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में अभी जैसे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर BKC सेंटर में हज़ारों बेड के हॉस्पिटल बन रहे हैं, और गली गली में सब टाइप की फैसिलिटीज़ ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पे जो है CM उद्धव ठाकरे जी जो है बहुत अच्छे से, बहुत ही शांति से, कामली ये काम हो रहा है। तो सेंटर से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि सेंटर से ही आप यहाँ पर सब जगह में, हर स्टेट में जितने पेशेंट हैं वो हिसाब से पर पेशेंट 2 लाख के हिसाब से आप उनको सैंक्शन कर दीजिए। महाराष्ट्र में आज की तारीख में इस देश के 1/3 पेशेंट्स हैं। अगर देश में 1 लाख है तो महाराष्ट्र में 30-35 हज़ार का ये आंकड़ा आज घूम रहा है। अगर 30,000 लोग यहाँ पर है तो आपको यहाँ पर कम से कम 600 करोड़ रुपए जो है इनको सैंक्शन करने चाहिए जस्ट फॉर पेशेंट्स। 600 करोड़ बड़ा अमाउंट नहीं है ना, 21 लाख करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब उसको गिनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसमें नंबर्स कैसे कैलकुलेट करना ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 5000 करोड़ रुपए जो अगर इस काम के लिए हम सेपरेट रख सकते हैं तो ये कोई बड़ा अमाउंट है ऐसा मैं नहीं समझती हूँ।
और ये सेंटर से ही होना चाहिए, ये स्टेट के ऊपर ये बर्डन नहीं होना चाहिए। बिकॉज स्टेट में हमारे महाराष्ट्र में तो आपको बताया नई नई सरकार आई है, 6 महीने उनको हुए, जस्ट 6 महीने में उनका मैक्सिमम टाइम जो है फरवरी मार्च अप्रैल में लगभग 3-4 महीने जो है इनका पूरा कोरोना वायरस का अरेंजमेंट और उसको डील करने में इनका जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि हर स्टेट में जितने पेशेंट्स हैं वो हिसाब से 2 लाख पर पेशेंट के हिसाब से ये जो है सेंटर को सैंक्शन करने चाहिए, क्योंकि 21 लाख करोड़ रुपया तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 5,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता है। और ये मुश्किल लगता होगा लेकिन मुमकिन है, किया जा सकता है। 2 चीज़ें मैं बोलना चाह रही हूँ। एक तो ये जो पेशेंट है इनका जो खर्चा है वो सेंटर से आना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट पे ये प्रेशर नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। अगर सेंटर से सैंक्शन हो रहा है तो वो भी आराम से जो है पेशेंट्स का इलाज कर सकेंगे, बहुत ही आराम से इसको कर पाएंगे। दूसरा एक और, मैंने जैसे कि पूरे देश के सब स्टेट्स का मैंने स्टडी किया, उसी के साथ साथ मैंने फॉरेन से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी क्वारंटाइन में क्या चार्जेस है उसका भी मैंने स्टडी किया है। तो लगभग जैसे देसी लोगों का जो चार्जेस हो रहा है लगभग उतना ही उनका हो रहा है, सिर्फ उनको एक उसमें डिफरेंस है कि 1 स्टार फैसिलिटी, 3 स्टार फैसिलिटी, 5 स्टार फैसिलिटीज, बट द रेंज इज सेम, ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर वो 5 स्टार में जा रहे तो लगभग 5,000 उनको लग रहा है, 3 स्टार में जा रहे तो 3,000 के आसपास उनको लग रहा है, नॉर्मल 1 स्टार वाले होटल में जा रहे तो 2,000 रुपये ऐसे उनको चार्जेस है। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह इंडियन जो हमारे पेशेंट्स है यहाँ पर, भारत के जो पेशेंट है, तो इनका ट्रीटमेंट फ्री हो ही रहा है, साथ ही जो बाहर से जो आ रहे हैं ना तो उनका भी ट्रीटमेंट फ्री में होना चाहिए, क्योंकि वो जिस भी देश से आ रहे हैं वो यहाँ पर आ तभी रहे हैं जब उनका वहाँ पर कोरोना टेस्ट हो रहा है। कोरोना टेस्ट करके वो कोरोना टेस्ट उनका जब नेगेटिव हो रहा है तभी वो फ्लाइट से यहाँ पर आ पाएंगे। सो दे हैव ऑलरेडी स्पेंड सम अमाउंट ऑन मेडिकल फैसिलिटीज ओवर देयर। फिर ये सारे लोग जो बाहर काम करते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जहाँ भी वो काम कर रहे हैं वो सारा पैसा जो है, जितने भी NRI है वर्किंग आउटसाइड, जितने भी पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन डिफरेंट कंट्रीज, उन सब ने अपना जो पैसा है वो यहाँ पर इस देश में डाला है। दैट्स अ बिग प्रॉफिट टू आवर कंट्री। तो जो लाखों डॉलर्स हमको भेज रहे हैं तो उनके लिए भी हम 2-4 हज़ार रुपये या 1-2 लाख रुपया तो खर्चा कर सकते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा। दूसरा जैसे कि उन लोगों का यहाँ पर आने के बाद उनको भी जो भी फैसिलिटीज़ दी जा रही, जो इंडियन सिटीजन्स, वो सारे इंडियन ही सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स है, तो इंडियन सिटीजन्स को तो फ्री देना चाहिए इंडियन लैंड में। अगर उनका इंडियन पासपोर्ट है, अगर इंडियन सिटीजनशिप है तो उनका ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए, क्योंकि एज सिटीजन्स दैट इज़ देयर बेसिक राइट। जो लोग फॉरेनर्स, सच में फॉरेनर्स है, जो फॉरेन से यहाँ पर आ रहे हैं और जिनको हम ये समझते कि उनकी वजह से सब जगह फैल रहा है, तो उनको जो भी चार्जेस करना है आप अलग से उनको चार्ज करिए। मैं फिर से ये कहना चाह रही हूँ, जितने भी लोग मुझे आज अभी जुड़े हुए हैं, जो मुझे देख रहे हैं, कि जहाँ पर 28 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो इकोनॉमी के उद्धार के लिए सैंक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर मैं तो बहुत छोटा अमाउंट बता रही हूँ, 1 लाख करोड़ भी सेपरेट रख लेंगे अगर, तो नॉट जस्ट कोरोना वायरस से नहीं, दूसरे भी कोई भी अगर हमारे यहाँ बीमारियाँ, आपत्तियाँ जो आएंगी तो उसमें ये पैसा जो है खर्चा हो सकता है, आराम से यूज़ हो सकता है। तो ऐसे टाइम में जो हमारा मध्यम वर्ग है, हमारा जो भारतीय सिटीज़न जो है, भारतीय नागरिक जो है, उसको हम लोगों ने कोई प्रेशर न देकर उसकी मानसिक स्थिति को समझते हुए कि भाई ये आप कमा नहीं पा रहा है, ये घर से बाहर निकल ही नहीं रहा है। एक तो लोग घर में बैठे हैं और घर में बैठना चाहते हैं ऐसा भी नहीं है। हमारे लोग तो काम के बारे में इतने रिस्पॉन्सिबल है, जागरूक है कि बहुत लोग तो सोच रहे कि कब लॉकडाउन ओपन होगा और हम काम पर चले जाएंगे, और वो काम पर जाएंगे, देश के लिए कमाएंगे, टैक्सेस भरेंगे, प्रॉपर्टी टैक्सेस भरेंगे, ITB फाइल करेंगे। तो आज की इस सेशन में, लाइव सेशन में, मैंने 2 बातों का एक खास जिक्र किया। एक कि जो भी पेशेंट के ऊपर खर्चा हो रहा है वो 2 लाख होगा, 3 लाख होगा, वो सेंटर से सैंक्शन होना चाहिए, और हर स्टेट को उनका पैकेज अलग से आना चाहिए, ताकि स्टेट जो है उनके ऊपर वो बर्डन नहीं होना चाहिए, वो अपनी और चीज़ें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ये और बाकी जो फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर ध्यान दें। दूसरा, मैंने मिडिल क्लास के बारे में मैंने बात किया कि इनका सबका IT फाइल्ड है, IT डिपार्टमेंट में आपको पूरा उनका रिकॉर्ड मिलेगा, डिटेल्स मिलेगा। जो जितने भी लोगों का इनकम जो है वो 10 लाख रुपीज़ तक है, तो उन सब का 10 लाख फिगर पे आप मत जाइए। उन सब ने लोन पर घर लिए हुए हैं, उन सब ने लोन पे बहुत सारी चीज़ें ली हुई है जिसके लोन भी चल रहे हैं। उन सब का IT डिपार्टमेंट से आप रिकॉर्ड लीजिए,
आईटी डिपार्टमेंट से वो रिकॉर्ड लेकर उनका एड्रेस आपको मिल जाएगा, उनके अकाउंट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अकाउंट लिंक्ड होते हैं ना आईटी से, तो उनके अकाउंट में भी कुछ डालिए। ज्याला मराठीत आपण बोलतो फूल नहीं फुलाची पाकळी, ज़्यादा नहीं, कुछ तो डालिए कि जिसमें उनका भी गुजारा हो जाए। तो ये मैं चाह रही कि आज की तारीख में होना चाहिए। जितने लोग अभी मेरे साथ लाइव में जुड़े हैं, उन्होंने ये बातें सुनी है, इसको शेयर करिए या इन बातों को आगे प्रोपोगेट कीजिए। ट्वीट में, लेटर्स में प्रशासन को लिखिए ताकि वो आपको जवाब दे, इस बारे में आपकी बात आगे पहुंचाए। क्योंकि नागरिक, हमारा जो देश है वो लोकतंत्र वाला देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये लोगों की सरकार है। तो आप अपने ट्वीट पे लिखिए, आप लोगों को, जो भी प्रशासन में आरोग्य मंत्री होंगे, केंद्रीय आरोग्य मंत्री होंगे, उनको ट्वीट करके लिखिए उनको, और इस बारे में उनसे पूछिए कि क्या किया जा सकता है। बहुत छोटा अमाउंट है ना, कर सकते हैं। दूसरा कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पर जैसे प्रशासन में बहुत टाइम में जब वो ट्वीट करके कोई चीज़ के बारे में पूछ रहे, कोई प्रश्न पूछ रहे, कोई पत्र उनको तो जवाब उनको कुछ नहीं मिल रहा है, कोई भी जवाब उनको नहीं मिल रहा है। अविनाश जी लिख रहे हैं यहाँ पर कि कोरोना महामारी के इस संकट काल में केडीएमसी के द्वारा किया गया ये निर्णय कैसे उचित हो सकता है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, व्यवसाय ठप हो गए। इस संकट की घड़ी में उनका साथ देने की जगह उनके लिए मुश्किलें खड़ी की जा रही है। आज कोरोना रोगी को अस्पताल से बिल के अनुसार क्या क्या है वो डिटेल उन्होंने दिया है, बहुत अच्छा। अविनाश जी सही है। बहुत लोगों का ये मेरे पास शिकायत ये है कि भाई केडीएमसी हो गया या कोई भी स्टेट में अलग अलग नगर परिषद है, जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर वो ट्वीट करके जब भी कोई सवाल पूछ रहे, कोई चीज़ के बारे में पूछताछ करे तो उनको जवाब नहीं मिल रहा है। और मेरे पास इसका प्रूफ भी आ गया है। So what we are seeing, again, Mr. Carr has written, Madam, the cost for getting the treatment for COVID-19 is very high. I agree with you totally. I have put forth all the views that are possible on this particular subject. और जितने लोग मेरे से जुड़े हैं अलग अलग स्टेट से, जितने लोग जुड़े हैं मेरे पास, जो प्रशासन में पद पर है, नगर सेवक है, पार्षद है, सांसद है, एमएलए है, एमपी है, मंत्री है, एक्स मिनिस्टर्स है, एक्स राज्य मंत्री है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पोस्ट पर है, कोई कोई संस्थाओं के भी रिलेटेड पोस्ट पे है, समाज की कोई पोस्ट पर भी है। आप सब इन बातों को समझिए और इस बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, अपने भी विचार रखिए। क्योंकि इस संकट के समय में अशोक गुप्ता लिख रहे हैं कि गरीब आदमी तो मर जाएगा। अशोक जी, आपका जो दर्द है ये सिर्फ आपका दर्द नहीं है आज की तारीख में, और सिर्फ गरीब लोगों का ही नहीं, इवन मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, जो बाकी भी सारे लोग हैं, तो इस विषम परिस्थिति में ये जो दर्द है ये सर्वसामान्य सबको हो रहा है। जब आप ग्रुप में जुड़ते हैं, अपने विचार आप रखते हैं, तो ये आवाज़ कहीं ना कहीं जो है शासन तक पहुंचती है। आज के लाइव सेशन से मेरी माननीय उद्धव ठाकरे जी जो सीएम है महाराष्ट्र के, उनसे हाथ जोड़कर मेरा ये निवेदन है। साथ ही पंतप्रधान मोदी जी से भी मेरा ये निवेदन है, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उनसे भी मेरी ये हाथ जोड़कर आज ये विनती है, उनसे मेरी ये विनती है कि सिर्फ पेशेंट्स का जो बिल है उसको आप उठाइए। इकोनॉमिक जो उद्धार करना है, इकोनॉमी को उठाना है, तो ये सारे जितने लोग हैं जिनका आज आप ख्याल रखोगे, कल वो उठेंगे और पूरे जुनून के साथ इस देश के लिए वो काम करेंगे। पर ये कठिन समय, ऐसे समय में अगर हमारे लोगों की हम चिंता नहीं करते, हम उनकी तकलीफ़ों को समझते नहीं है, अगर हम उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी जिम्मेदारी उठाते नहीं, तो आज पद पर रहते हुए और राजनीतिक होते हुए और देश को चलाते हुए हम लोग इसमें फेल हो जाएंगे। और इसका रिपरकेशंस जो है ये हम लोगों को बाद में पता चलेंगे। क्योंकि जो मॉरल डाउन होगा लोगों का जो आत्मशक्ति जिसको बोलते हैं, विल पावर, ये जो डाउन होगा ना, तो इसको इकोनॉमी तो हम उठा लेंगे 1 साल में, लेकिन लोगों का जो है ना आत्मसम्मान, लोगों के जो सामर्थ्य है हर चीज़ से लड़ने की, हर चीज़ से मुकाबला करने की, वो जो है उसमें हम फेल हो जाएंगे और वो हम कम से कम 10 साल में भी उसको नहीं उठा पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की तारीख में लोगों को बचाना, उनकी सब जिम्मेदारी उठाना
बाकी सब चीज़ें जो है वो हो जाएगी। दोस्तों आज का जो लाइव सेशन है इसमें सारे मेन पॉइंट हमने कवर किए। आपको जो इसमें समझ में आ रहा है, इसमें आपके जो भी विचार हैं वो मेरे से अनुकूल हो सकते हैं, मेरे से विपरीत हो सकते हैं, तो उनको प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करिए। आवाज़ उठेगी तो आवाज़ पहुंचेगी, बात होगी तो उसकी जो भी समस्या की बात होगी तभी उसका निराकरण भी होगा। कुछ लोगों ने मेरे जो लास्ट 2-3 सेशन देखे तो उन्होंने कहा कि मैडम योर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी गुड, और आप जो बोल रहे हैं वो तरीका पॉजिटिव है, मोटिवेशनल है, थेराप्यूटिक भी है और अच्छा लगता है सुनना। तो अभी एम यहाँ पर ये नहीं कि भी अच्छा लगना चाहिए सुनने में, वो एम यहाँ पर ये है कि जो बात कही जा रही है उसको गंभीरता से लिया जाए। पीपल शुड अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, उसको सीरियसली लिया जाए, और उसमें जितने भी प्रशासन में लोग हैं उन लोगों ने इस बारे में विचार करके उचित कदम लेने चाहिए। दोस्तों एक एडवांस इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रही हूँ कि आज की बात तो हो गई, ये पहुंचेगी जहां पहुंचनी है वहां सब जगह पहुंच जाएगी। इस वॉल पर, लाइव के वॉल पर, और साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स नजर आएंगे। जो बातें हमने कही है उसका वो प्रूफ आपको हम दे रहे कि हम लोग ऐसी बात नहीं करते। हमारी टीम है जो पूरा संशोधन करके सभी विचारों को, सभी पहलुओं को मद्देनजर रख के एकदम ध्यान से स्टडी करके फिर हम उस पर बात करते हैं। क्योंकि ये लाइव सेशन कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं हो रहे, ये इसलिए हो रहे कि देश के कोने कोने से जो भी समस्या है उस पर हम बात कर सके, वो समस्या प्रशासन तक पहुंचे और प्रशासन उस बारे में समय रहते सही कदम उस पर उठाए ताकि देर न हो जाए। आज से 2 दिन के बाद मैं एडवांस आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी टैगलाइन में और स्टोरी पर भी। हम एक लाइव सेशन लेंगे और दोपहर में 2 बजे ही लेंगे, क्योंकि सुबह लोग आजकल घर में हैं इसलिए लेट उठते हैं, दोपहर में भी कुछ लोग शायद सोते हैं, इवनिंग में भी मुझे नहीं इतना कंफर्टेबल लगता बिकॉज इवनिंग इज़ अगेन अ टाइम फॉर फैमिली। दोपहर में 2 बजे के टाइम में मैं आपको विषय पहले से बता रही हूँ, डेट मैं आपको बाद में बताऊँगी, आई विल इन्फॉर्म यू। कल नहीं, कल के बाद पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं, अलग अलग वर्गों के जो लोग हैं, आपको कोरोना वायरस की इस लॉकडाउन में क्या क्या समस्याएं हो रही है और प्रशासन से आप क्या क्या चाहते हो, इस बारे में हम डिस्कशन अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो बात को अगर समझे तो बात को फैलाइए, बात के बारे में बात होनी चाहिए, बात दूर तक जानी चाहिए। आवाज़ हम अगर उठा रहे हैं, आवाज़ अगर हम दे रहे हैं तो आवाज़ को प्रत्युत्तर मिलना चाहिए, आवाज़ फैलना चाहिए, आवाज़ दूर तक जाना चाहिए। डिसीजन मेकिंग जो लोग हैं उनके पास आवाज़ जानी चाहिए, तभी इसके ऊपर डिसीजन होगा। सोचिए, विचार करिए, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।